जय हिंद, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे। अब देखो, पहले मैं दिखा देता हूं बात करने से पहले। ये मेरे पास 3 सीट हैं जो कि लैमिनेशन किया हुआ है, और ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा, जीएस का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस। और सिलेबस को प्रिंट आउट करके हमने इसे लैमिनेशन करा दिया ताकि ये मतलब फटे नहीं, बिकॉज हमें इसका बार बार रिवीजन लेना है। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और इन पार्टिकुलरली हम लोग आज बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सिलेबस का क्या महत्व है और हमें सिलेबस को क्यों जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि यूपीएससी में कुछ भी मेमोराइज करो या ना करो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में आप प्रारंभिक परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर अगर देखोगे तो ये कह सकते हैं ना कि रट्टा मार का फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता कि आपने कुछ सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स को रट लिए और उसे A to Z, जैसे कॉलेज में होते हैं कि क्वेश्चन आते हैं कुछ हम लोग पॉइंट वाइज रट लेते हैं और BA या MA में, और उसे हम जाके वहाँ एज इट इज जेरॉक्स की तरह छाप देते हैं। वो पद्धति यहाँ काम नहीं करती, बिकॉज यूपीएससी इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें हमें यह पता नहीं होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, और यहाँ मेमोराइज और रट्टा फॉर्मूला काम नहीं करता। आप सिंपल सी है, प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करूँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो इसमें क्वेश्चन ना कि फैक्चुअल बल्कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फैक्ट को उतना रट कर आप कोई कह सकते हैं ना कि 30 मार्क खान नहीं बन जाएंगे, बिकॉज कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन अगर फैक्चुअल दे तो वो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन दे यार कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसमें वो जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस कितनी है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो सिलेबस के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या सिंपल से एक उदाहरण के तौर पर समझो कि अगर आप कोई घर या कोई भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको एक पहले कह सकते हैं कि सीट पेपर पे आप उसका नक्शा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, और फिर उसे एक एज ए प्लान के तौर पर हम देखते हैं कि हम उसे अब धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर कोई नक्शा अगर मिल जाए, जैसे ये भारत का मैप पीछे लगा हुआ है या कोई भी, ठीक है, अगर मैप या सिंपल से अगर आपको कहीं टूर पे जाना हो, तो आप टूर पे तभी जाते हैं जब आपको उसके रोड के बारे में मालूम हो कि इस रोड से चलकर, जैसे कोई अगर मनाली घूमने जाना है किसी को, या कहीं भी अगर मतलब घूमने जाना है, तो उस मनाली की रूट और रोड के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इस रूट से और इस रोड से हमें वहाँ तक पहुँचना है। ठीक उसी प्रकार सिलेबस है, हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। इसमें कितने कह सकते हैं कि टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चीज इस सिलेबस से कवर होते हैं। तो इसलिए हमें सिलेबस को एकदम जो है A to Z मेमोराइज कर लेना चाहिए। अब हम लोग 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि सिलेबस का जो इंपॉर्टेंस है वो यह है कि हमारी जो बेसिक तैयारी कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए, किन किन टॉपिक को कवर करना चाहिए, ये सब सिलेबस से ही हमें मिलेगा। जब हम एक बार सिलेबस पढ़ते हैं तो यह जान पाते हैं कि प्रीलिम्स में हमें कितना पढ़ना है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2। तो GS1 में हमें जैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे करंट इवेंट हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। तो ये GS1 के। ठीक उसी प्रकार GS2 में CSAT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो हम लोग उतना सिलेबस में उतना फिर भी कुछ मूलभूत चीजें जो है, बेसिक न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, ठीक है, चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स, और फिर कंप्रिहेंशन पैसेज, तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों को करना होता है। तो ये कहाँ से जानते हैं? ये सिलेबस से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम GS1 GS2 GS3, तो GS1 में आर्ट एंड कल्चर से, फिर हिस्ट्री से एशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी से इंडिया एंड वर्ल्ड, वुमेन एंड सोसाइटी, ठीक है, ये सब सारे के सारी चीज़ जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, GS3 में जो है पूरी की पूरी कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, GS4 से इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ हमें तब पता चलता है जब हम सिलेबस को रीड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से मेमोराइज करते हैं। और तो ये तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये हमें तभी मालूम चलेगा जब हमने सिलेबस को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लिया है और अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अच्छी तरीके से कह सकते हैं जान लिया है। दूसरा इसका बेनिफिट होगा कि हमें
पढ़ना क्या है यह भी जो है हमें सिलेबस से ही पता चलेगा। जैसे देखो हिस्ट्री में हमें मेडिवल, एशियंट और मॉडर्न पढ़ना है, तो अब इसके लिए कौन कौन से बुक्स सिलेक्ट करें, किस किस टॉपिक, कभी कभी जो होता है ना कि टॉपिक वाइज भी हमें कुछ मतलब हमें कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि हम कोई इसका स्पेसिफिक बुक ले आए और उससे सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हमें जो है कई बार जो है कोई टॉपिक के लिए सिर्फ बुक्स के कुछ एक चैप्टर को हमें पढ़ना होता है, तो उस परिस्थिति में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम उसे पढ़ पाएंगे। अब जैसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री का जो है सेक्शन वो प्रीलिम्स में भी है और GS1 में भी है। GS1 में मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो है पढ़ने का तरीका हमारा कुछ अलग होगा, प्रीलिम्स में पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड तैयारी हो गई, बट जो हमारा जो है कह सकते हैं कि अप्रोच होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ये सब सिलेबस से पता चलता है। फिर इंटरलिंक करके भी पढ़ने का कह सकते हैं कि मजा तभी आएगा जब हम सिलेबस को जानते हैं। कोई अगर न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल या कहीं भी कुछ भी जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने द हिंदू खोला या फिर इंडियन एक्सप्रेस खोला या कोई भी जो है पत्रिकाएं, योजना, कुरुक्षेत्र का मैगजीन देखा, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई पता करो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं, मतलब ये हमारी जो हम पढ़ रहे हैं यह सिलेबस का हिस्सा है या नहीं। अगर यह सिलेबस का हिस्सा है तब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और अगर यह सिलेबस का हिस्सा नहीं तो हमारे लिए कह सकते हैं ना कि यूजलेस होगा। मतलब उठपुटा आप कुछ भी तो नहीं पढ़ सकते ना, आप तो वही पढ़ेंगे जो सिलेबस का हिस्सा है और सिलेबस के अंतर्गत है, क्योंकि इससे हमें पता रहता है कि भाई इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस रहा सिलेबस का। और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी कह सकते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है कि अंडर द सन कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे दिमाग में एक भय क्रिएट करता है, एक फियर क्रिएट करता है। और इस फियर से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहें, हम इससे भटके नहीं। अगर आप सिलेबस को छोड़कर कहीं कह सकते हैं, ये जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, आप चले जाओ मुखर्जी नगर, करोल बाग, आप कोई भी बुक शॉप्स में है लो तो 50 बुक आपको रिकमेंड कर देंगे, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। अब जैसे देखो GS2 के पेपर इंडियन पॉलिटी के लिए कोई लक्ष्मीकांत, कोई DD बसु, कोई सुभाष कश्यप, भाई अब नंबर ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, अब कितने बुक्स को पढ़ोगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए कोई स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, कह सकते हैं कि प्लासी टू पार्टीशन, तो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स। अब है कि किन किन बुक्स को आप पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आप डिसाइड करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कि भाई चलो हम इस स्पेसिफिक बुक को हम अपने सिलेबस में, बस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है तो एक बुक हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम पॉपुलर, चलो स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे टॉपर ने रिकमेंड किया है स्पेक्ट्रम, चलो किसी ने बिपिन चंद्रा से पढ़ा, चलो हम बिपिन चंद्रा रख लेते। ऐसा नहीं है कि आप सारी बुक्स को कवर अप कर पाओगे। ठीक है, एक ही टॉपिक है, डिफरेंट बुक्स, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं और उसे भी आपको कवर अप करने हैं। तो सिलेबस इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इतने टॉपिक्स मतलब हमें पूरे के पूरे 1 या 1.5 साल के पीरियड में कवर अप करने हैं। कितना टाइम हम किस टॉपिक के लिए दें, किस टॉपिक अधिक ट्रेंडिंग में रहा है, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ जो है ना सिलेबस से ही कवर हो पाता है। और सिलेबस का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ ये है कि आपको अगर आपके मस्तिष्क में सिलेबस एक बार फिट हो गया तो आप प्रिपरेशन के दौरान बिखरेंगे नहीं इन द सेंस कि आप भटकेंगे नहीं। आप इधर उधर की सारी मटेरियल, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की सारे इधर उधर की बुक खरीद के आप लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे। टू द कह सकते हैं कि पॉइंट रहेंगे कि ये सिलेबस है, इसका ये टॉपिक हमें कवर करना है, कुछ पॉइंट्स में हमें नोट्स बनाने हैं, दैट्स ऑल। तो ये सिलेबस से ही कवर हो पाता है कि मतलब आपके अंदर ना बिखराव नहीं आएगा। आप एक कह सकते हैं ना कि एक जैसे एक्सिस होता है ना, एक्सिस पॉइंट जिसपे सन या मून या अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो तो रोटेटरी लाइन पे रिवॉल्व करता है। तो उस रोटेशन और रिवोल्यूशन के लिए वो जो बिंदु होती है, केंद्र बिंदु होती है, जो कोर होती है, वह सिलेबस ही है कि आपको इस सिलेबस के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करना है और रोटेट करना है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन और पूरी जर्नी में। ठीक है, सो आज हम इस सिलेबस के इंपॉर्टेंस के बारे में जानना चाह रहे थे, सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको सिलेबस से संबंधित कोई क्वेरीज हो, कोई कह सकते हैं कि समस्या हो, यू में कह सकते हैं ना कि अगर कोई कमेंट हो, सजेशन, एडवाइस, यू में कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, हम उसका स्वागत करेंगे और हो सके तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ ये जो है हमारा जो सिलेबस है, आपको बेटर यही होगा कि आप सिलेबस को जो है प्रिंट आउट निकलवा ले। जैसे 2022 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप जो है प्रिंट आउट निकलवा के उसे लैमिनेशन करवा लें। एक बार करवा लें, वो कभी फटेगा नहीं और सिलेबस जल्दी चेंज भी नहीं होता। बार बार सुबह उठने के बाद या रात को सोते समय जो है आप एक बार सिलेबस का रिवाइज या रिवीजन कर लें, ताकि आपकी
सब कॉन्शियस लेवल पे जो है एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस बैठ जाए। कोई भी चीज, कोई भी पत्रिका, कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको ये दिमाग में तुरंत कनॉक करेगा कि यह GS1 का सिलेबस है, GS2 का है, GS4 का है, GS3 का है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंस है। ये तुरंत आपको कह सकते हैं ना कि एक घंटी बजे दिमाग में, और वो जो है फिर देखो पढ़ने का आनंद ही कुछ और आएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।